सभी विद्यार्थियों को इम्प्रेसिव मैथ मंच पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जानेंगे जो बैंक की वैकेंसी है, यानी ग्रामीण बैंक भर्ती 2024। यानी किस विभाग का ये वैकेंसी है? तो सरकारी ग्रामीण बैंक, जितने भी सरकारी ग्रामीण बैंक है उसी ग्रामीण बैंक की ये वैकेंसी आने वाली है। और ये वैकेंसी जो है सो स्टेट वाइज है, यानी हर एक स्टेट में कितना सीट पर ये वैकेंसी आ रही है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और ये किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है, उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए विद्यार्थियों को, कितना एज होना चाहिए, कब से अप्लाई शुरू होगा, एग्ज़ाम कब होगा, क्या क्वालिफिकेशन रहना चाहिए, इन सारी चीज़ों को हम लोग जानने वाले हैं। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो वैकेंसी है ना, ये स्टेट वाइज है, यानी हर एक स्टेट में कितना सीट है वो स्टेट वाइज ये वैकेंसी आने वाली है। लगभग जो है वो 5500 से अधिक वैकेंसी है। कितना है? तो 5500 से अधिक रहने वाला है। और ये स्टेट वाइज है कि किस स्टेट में कितना है। तो आप जिस स्टेट में हैं उसी स्टेट में यदि आप पोस्टिंग चाहते हैं तो उसी स्टेट के लिए भरें। यदि आप सेंटर अपने स्टेट में रखना चाहते हैं तो आप अपनी चॉइस के अनुसार इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि ये जो वैकेंसी है ये किस पोस्ट के लिए, यानी किस पद के लिए वैकेंसी आने वाली है। तो इस पद का जो नाम है ना, क्या नाम है इसका? ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है ना, यानी ऑफिस असिस्टेंट पद के लिए वैकेंसी आने वाली है। और ये जो है इसका सैलरी क्या होता है, आपके दिमाग में चलता होगा कि इस पद में जो है ना चयनित होने पर सैलरी क्या मिलता है। तो कम से कम यानी स्टार्टिंग में आपको 45,000 रुपये से कतई कि ये वेतन आपको स्टार्ट होगा, जो बहुत ही अच्छा खासा पेमेंट है। और समय के अनुसार जो है इसकी बढ़ोतरी होती जाती है। अब इसके बाद आता है कि अगर इस वैकेंसी को हम अप्लाई करेंगे यानी आवेदन भरेंगे तो हमें क्या एज होना चाहिए, कितना एज हमको कंप्लीट होना चाहिए। तो कम से कम जो है ना, कम से कम आपको 18 साल कंप्लीट होना चाहिए और अधिक से अधिक जो है 28 साल होनी चाहिए। एक इसके लिए है तो ये जनरल के लिए है, यानी सामान्य वर्ग के जो भी कैंडिडेट हैं उनको कम से कम 18 वर्ष पूर्ण होना चाहिए और अधिक से अधिक क्या होना चाहिए? तो 28 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन यदि वैसे कैंडिडेट जो बीसी में आते हैं या एससी एसटी में आते हैं तो उनके लिए आयु में रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी एज में छूट दिया गया है। तो जो ओबीसी कैंडिडेट है यानी जो पिछड़ा वर्ग है तो पिछड़ा वर्ग को 3 साल का इसमें छूट दिया गया है। यानी यदि उसका 28 वर्ष पूरा हो चुका है तो उसमें 3 और जोड़ दीजिए तो 31। तो उसके लिए जो लास्ट आयु होनी चाहिए कितना होना चाहिए? तो 31 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद जो एससी एसटी कैंडिडेट है उसके लिए 5 वर्ष का छूट दिया गया है, यानी 28 5 33। तो एससी एसटी वाले जो कैंडिडेट होंगे वो कितने वर्ष तक भर सकते हैं? तो 33 वर्ष उसका लास्ट आयु होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि जब अप्लाई करेंगे तो हमको अप्लाई करने में कुछ पैसे तो खर्च होते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, बहुत अच्छा खासा पैसा लग जा रहा है। वो कितना है? जो फ़ी है ना, तो जनरल ईडब्ल्यूएस और जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए 875 रुपये का फ़ी देना पड़ेगा। इसके बाद जो अदर है माने उनको छोड़ करके जो कैटेगरी बच गए उनको कितना लगेगा? तो 175 रुपया लगेगा। ये शुल्क लगेगा इस आवेदन को भरने के लिए, ठीक है। फ़ी कितना लग रहा है? तो जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना लग रहा है? 875। और इसके अलावा जो कैटेगरी बच गए उनको 175 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। अप्लाई डेट कब से शुरू हो रहा है? तो अप्लाई डेट इसका जो होगा वो जून में होगा, यानी स्टार्ट कब हो रहा है? तो 1 जून से हो रहा है। और लास्ट अप्लाई डेट कब है? तो 28 जून है। तो यानी क्या करना है हमें? 1 जून से 28 जून के बीच में जो है ना इसको अप्लाई कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि एग्ज़ाम इसका कब होगा। अप्लाई हो रहा है कब? जून में, लेकिन एग्ज़ाम कब होगा? तो एग्ज़ाम कब होगा? तो ये जो एग्ज़ाम है ना, इस 2 तरह के एग्ज़ाम है, एक है प्री एग्ज़ाम, एक है मेंस एग्ज़ाम, ठीक है ना। तो प्री एग्ज़ाम जो होगा सो अगस्त में होगा, यानी 3 अगस्त से 18 या 20 अगस्त के बीच ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आता है कि मेंस का एग्ज़ाम जो होगा सो अक्टूबर में होगा। तो ध्यान से देखा जाए कि जून में, लास्ट जून तक के जो है ये फॉर्म अप्लाई हो रहा है, लेकिन जुलाई अगस्त क्या है, आपको बहुत कम समय मिल रहा है तैयारी करने का। तो इस फॉर्म को अप्लाई करके तुरंत तैयारी में लग जाना है, ठीक है।
इसके बाद आता है कि इस फॉर्म को हम अप्लाई करेंगे तो क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, यानी हमें योग्यता कितनी होनी चाहिए, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो हमारे पास जो योग्यता होनी चाहिए वह ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी स्नातक पास होनी चाहिए। स्नातक चाहे आप आर्ट्स से किए हों या कॉमर्स से, किसी भी चीज़ से किए हैं, आप इसमें केवल अगर पास हैं ग्रेजुएशन तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद है सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया। तो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, किस प्रकार चयनित किए जाएंगे। तो चयनित करने का जो प्रोसेस है, सबसे पहला है कि एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। तो पहला जो है से प्री एग्ज़ाम और दूसरा है जो मेंस एग्ज़ाम। और तीसरा क्या है, जब प्री एग्ज़ाम निकल जाएगा उसके बाद मेंस एग्ज़ाम जब निकल जाएगा तो उसके बाद क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कागजात को सत्यापन करने के लिए, यानी जितने सर्टिफिकेट हैं उसका जांच करने के लिए आपको बुलाया जाएगा। ये हो गया। इसके बाद है कि सिलेबस क्या रहने वाला है। अप्लाई तो कर दिए, तो अप्लाई करने के बाद जो है ना सिलेबस जानेंगे तब तो तैयारी मेरी अच्छी हो पाएगी और परीक्षा को हम क्रैक कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्री एग्ज़ाम। तो प्री एग्ज़ाम में क्या होता है, क्या मेरिट इस पर बनता है या इस पर बनता है। तो इसमें जो प्री एग्ज़ाम जो है से केवल क्वालिफाई नेचर का है, यानी इसमें केवल आपको पास होना ज़रूरी है। ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट रहने वाला है, कितना नंबर का रहेगा, कितना क्वेश्चन रहेगा और क्या समय दिया हुआ रहेगा, क्या नेगेटिव रहेगा या नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सब्जेक्ट के बारे में। तो प्री एग्ज़ाम में रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा। तो रीजनिंग कितना नंबर का रहेगा, तो 50 नंबर का रहेगा, लेकिन क्वेश्चन जो है सो 40 रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन 40 रहेगा लेकिन मार्क्स कितना रहेगा, तो 50 नंबर का रहेगा। उसी ढंग से मैथ है, तो मैथ में क्वेश्चन 40 रहेगा और उसके बाद मार्क्स जो है ये 50 नंबर का रहेगा। ठीक है ना। इसके बाद समय कितना निर्धारित किया गया है, ये क्वालिफाई जो कहता है कि प्री एग्ज़ाम है, इसमें जो क्वालिफाई करना है, ये जो 50 कितना है, ये 40 और 40 80 क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना, आपको जो समय दिया गया है मात्र 45 मिनट दिया गया है समय। क्या इसमें नेगेटिव रहेगा या नहीं, तो नेगेटिव इसमें रहेगा 0.25 यानी 1/4 आपको नेगेटिव रहेगा इसमें। अब इसके बाद आता है मेंस एग्ज़ाम। जब ये क्वालिफाई कर जाते हैं तो मेरिट इसी पर बनता है। ठीक है ना। तो इसमें मेंस एग्ज़ाम में क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा, इसमें मात्र 2 सब्जेक्ट था, मैथ और रीजनिंग, लेकिन इसमें मैथ और रीजनिंग रहेगा। इसके अलावा जो है ना, इसके अलावा 3 सब्जेक्ट और रहेगा। वो कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो देखा जाए मैथ 40 क्वेश्चन 50 नंबर का, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 नंबर का, फिर है हिंदी या इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 नंबर का। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें हिंदी या इंग्लिश जो विद्यार्थी अंग्रेजी के जानकार नहीं या अंग्रेजी विषय उतना अच्छा नहीं है, तो आप हिंदी पेपर का जो है ना 40 क्वेश्चन इसको हल कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी अंग्रेजी में जानकार हैं, अंग्रेजी अच्छा खासा जानते हैं, उसमें नॉलेज है, तो फिर वो अंग्रेजी का 40 क्वेश्चन बना सकते हैं। ध्यान रखना है कि हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से कोई एक ही बनाना है, एक ही सब्जेक्ट को चुनना है। ठीक है। और 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर का रहेगा। इसके बाद है कि कंप्यूटर जो है सबके लिए है, यानी 40 क्वेश्चन 20 नंबर का रहेगा। ठीक है। और जीके और जीए यानी जीके और जनरल अवेयरनेस जो है वो कितना है, 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, यानी टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का रहेगा। इसके लिए जो समय निर्धारित किया गया है, ये आपको 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। और क्या नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव रहेगा। जिस तरह से प्री में था 0.25, उसी तरह से इसमें भी है 0.25। तो ये था इसका सिलेबस और ये था अप्लाई करने के लिए पूरी जानकारी। इसमें क्या सैलरी होने वाला है, क्या पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कब इसको अप्लाई करेंगे, एग्ज़ाम डेट कब है। तो ये उम्मीद है कि सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, मददगार रहा, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि और भाई लोगों को और स्टूडेंट लोगों को ये जानकारी मिल सके। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि इस तरह का जो भी वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।